चाल, कैसे हैं मेरी बच्चा पार्टी। आई होप आप सब बढ़िया हैं, लेकिन बढ़िया होने के साथ साथ पढ़ाई भी कर रहे हो ना, ये पूछना ज़रूरी है। क्योंकि आजकल जो है ऐसा लग रहा है कि मौसम जो है बहुत गर्मी वाला है, थोड़ा सो जाते हैं, रेस्ट कर लेते हैं और कब सुबह शाम हो जाती है पता ही नहीं चलता। लेकिन बच्चों, ये समय सोने का नहीं है। इस तपती धूप में भी अगर आप सो रहे हैं, इसका मतलब हम अपने भविष्य को लेकर चिंतित नहीं हैं। ज़रूरी है ये जानना कि इसका अगर नीट क्रैक करना है तो बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल्स के साथ में आगे बढ़ना होगा। और बेसिक्स को अच्छा करना है तो मैंने ही इसी चैनल पर 11th के बेसिक टॉपिक्स कवर किए हुए, प्लीज़ जाइए उनको देखिए और 11th के साथ साथ 12th को भी कवर कीजिए। मेरा पर्सनली ऐसा एक्सपीरियंस है कि 11th के साथ 12th के टॉपिक्स को कवर करवाया जाए। जैसे कि 11th की फिजिकल केमिस्ट्री, जिसके टॉपिक्स 12th के साथ में कवर हो रहे हैं, तो आप बच्चों के लिए बेनिफिट हो सकता है कि 11th और 12th के टॉपिक एक साथ आप पढ़ करके उसको रिवाइज करें, ताकि इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से लगा सकें और आप इस साल नीट क्रैक करके अपने पेरेंट्स और अपना सपना साकार कर सके। तो चलिए, मैं पूनम प्रजापत आपके अपने चैनल केमिस्ट्री विद पूनम पर आप सभी बच्चों का दिल से स्वागत करती हूँ। शुरू करते हैं। लेक्चर 1 हमने कंप्लीट किया। आई होप आप सबने देखा होगा, ये मेरा विश्वास है। सही है या नहीं, ये तो आपके कमेंट्स और आपके जो मेरे प्रति विचार है वही बता सकते हैं, राइट। आज हम लेक्चर 2 की बात करेंगे बेटा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। शुरू करने से पहले, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर हर बच्चे को मैं एक ही बात कहूँगी कि बेटा प्लीज़ सारे बच्चे जाइए और जो है वो फटाफट जा कर के फटाफट स्कैन करो, है ना। और स्कैन करके अभी ज्वाइन करो टेलीग्राम, जहाँ पर आपको सभी को क्लासेस का PDF प्रॉपर मिल जाएगा। ओके, बिना किसी देरी के। साथ ही ये आपका अपना चैनल है, जो जितना हो सकता है प्लीज़ जाओ और सब्सक्राइब करो। ये चैनल आपका है, आप ही के लिए बनाया गया है और आप ही इसकी नींव है, आप ही इसके पायदान हैं, जिसकी वजह से ये खड़ा है। तो ये खड़ा होना चाहिए या नहीं, ये आप पे निर्भर करता है। तो फटाफट सब्सक्राइब करो, चैनल को जितना हो सकता है शेयर भी करो। चलिए जी, तो हमने महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करें तो हमने सॉल्यूशन के प्रकार की बात कर ली, कंसंट्रेशन की बात कर ली। पर कंसंट्रेशन में हमने कुछ ही टॉपिक से बात की, इसमें हमने मोलरता पढ़ लिया था, है ना। बट आज हम जो है वो मोललता के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आज मोललता के बारे में और मोल अंश के बारे में हम डिस्कस करेंगे। डन, चले शुरू करें। यस मैम, आइए। तो सबसे पहले विलियन का रिकैप हम देख लेते हैं कि लास्ट 1 क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था। हर बच्चा जो मेरे साथ पढ़ रहा है, जो मेरे साथ जुड़ा हुआ है, उन सबसे एक ही रिक्वेस्ट कि प्लीज़ बच्चों पढ़ना शुरू करो। आपका ये समय बहुत कीमती है और ये मैं जानती हूँ, इसीलिए मैं लगातार आपसे ये कह रही हूँ। लास्ट 1 क्लास में जो रिवीजन है ना, हमने क्या क्या पढ़ लिया है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। हमने सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा बेटा, विलियन क्या होता है उसके बारे में डिस्कस किया। 2 या 2 से अधिक पदार्थ जो होते हैं, इनके घटकों का समांगी मिश्रण जो होता है वो सॉल्यूशन कहलाता है। अगर हम विलियन के बारे में बात करें तो विलियन में घटक आते हैं और घटक आप सब जानते हैं कि विलय और विलायक होते हैं, है ना। सॉल्यूशन में घटक आते हैं और घटक जो होते हैं राजकुमार 2 प्रकार के होते हैं, विलय और विलायक। डन है? यस मैम, बिल्कुल डन है। विलय और विलायक की बात करें तो उसके बाद में इनका क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा, वर्गीकरण की हमने बात की। तो वर्गीकरण में आपने देखा, इन्हीं के आधार पर आपको एक तो देखा गया था तनु और सांद्र विलयन, जिसमें विलय को आधार माना गया था। वहीं ठोस विलयन, द्रव विलयन और गैस विलयन की बात की गई थी, जहां पर आपका आधार जो था वो विलायक था, राइट। यस मैम। और यहाँ पर इनका जो आधार था वो विलय था। अब हम बात कर लेते हैं आगे। हमने सांद्रता क्या होती है, तो हम सब ने जाना था कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जो है बच्चों, है ना, कोई भी विलयन है उसमें विलय की मात्रा कितनी है ना। विलयन में विलय की मात्रा जो होती है, उस मात्रा को हम किससे कंसिडर करते हैं, सांद्रता से। डन है? यस मैम। और सांद्रता को मापने के लिए हमने 8 पैरामीटर्स दिए थे।
मौलरता, मोलरता, द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, इनको विद एग्जाम्पल मैंने डिस्कस किया था। आई होप आप सबको बहुत अच्छे से ये सब क्लियर हो भी गया होगा। अब बढ़ती हूँ आगे, फटाफट चलते हैं। मोलरता क्या होती है? मोलरता सबने देखी, अब मोलरता क्या होती है? मोललता है ना, मोलरता में 1 लीटर होता है। माइंड इट, सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे। 1 लीटर है तो मोलरता है ना। मोलरिटी, मोलरिटी क्या होती है? 1 केजी विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या। 1 केजी विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या। विलय के मोलों की संख्या क्या कहलाता है? मोललता। सही है। सूत्र क्या कहता है भाई साहब? मोललता का फॉर्मूला क्या होता है? विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या बट्टा विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान केजी। बच्चों ऐसा भी हो सकता है, मोलों की संख्या को अगर आप चेंज कर दें, स्मॉल m इज इक्वल टू विलय के मोलों की संख्या में विलय की ग्राम में मात्रा, विलय की ग्राम में मात्रा बट्टा विलय का अणुभार गुणा विलायक का द्रव्यमान। यदि ग्राम में है तो 1000 से मल्टीप्लाई। दैट्स इट। क्लियर है? बात समझ में आई कि नहीं सभी बच्चों को? यस मैम। अभी क्वेश्चन करेंगे, उससे आपको प्रॉपरली आइडिया लगेगा कि क्वेश्चन में किस तरह से इनको वैल्यू को इनपुट करते हैं। ओके डन। ये कह रहे हैं 1 मोल प्रति केजी KCl का जलीय विलयन का अर्थ है कि 1 मोल में इतने KCl को 1 केजी जल में घोला गया है। सही बात है। ये कहना चाह रहा है एक पात्र है, ठीक बात है, एक पात्र है, उसके अंदर एक सॉल्यूशन भरा हुआ है। ये सॉल्यूशन 1 केजी विलायक है। इस 1 केजी में आपके पास 1 केजी बोल दो, 1 स्मॉल m बोल दो, जो भी है ना, 1 मोल में 74.5 ग्राम, इसके अंदर 74.5 ग्राम क्या है? क्या है भाई? विलय है ना? हाँ या ना? बात समझ में आ गई? इसको 1 केजी जल में घोला गया। डन डना डन डन। यस मैम। बात समझ में आ गई सब बच्चों को? यस। चलिए बच्चों, अब अगला क्या कह रहा है? अगला कह रहा है 6 ग्राम यूरिया 500 ग्राम जल में घुला हुआ है। आओ भाई, 6 ग्राम यूरिया, यूरिया का अगर आपको क्या चाहिए भाई? यूरिया का अणुभार कितना होगा? NH2CO NH2। बच्चों निकाल लेना। नाइट्रोजन 14 प्लस 2 गुना 1 प्लस कार्बन 12 प्लस ऑक्सीजन 16 प्लस वही 14 प्लस 2 गुना 1। डन। इन टोटल को कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? 60 बेटा। 6/60 इंटू 500 इंटू 1000। 1 से 1 0, 1 2 1 1 घट, ये गया 1/5 कितना आएगा? 5 दूनी 10, 0.2। आ रहा है क्या आंसर? यस। क्लियर है?
बात समझ में आ गई होगी सभी बच्चों को। एवरीबॉडी जल्दी से उतारेंगे फटाफट कि यस मैम क्लियर है। एवरीवन जल्दी जल्दी जल्दी, सारे बच्चे जितने भी हैं सबके सब फटाफट फटाफट जल्दी से बेटा, जितना हो सके उतना स्पीडली करो ताकि हर चीज समझ में आ जाए। डन है? यस। चलो बेटा, अब आता है मोल अंश। अब मोल अंश क्या होता है? बच्चों को परिभाषाएं याद नहीं रहती, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है एक्चुअली, आपके नहीं हर बच्चे का प्रॉब्लम। आइए थोड़ा सा इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। बच्चों ध्यान से देखो, एक पात्र है, बिल्कुल है मैम, इस पात्र में एक सॉल्यूशन भरा हुआ है, विलियन, ठीक है। इस विलियन में दो घटक हैं ए और बी, ठीक। मेरे को ये कहा जाए कि इसके मोल अंश बताओ, तो कैसे निकालूं? कैसे निकालूं इसके मोल अंश? इस ए के मोलों की संख्या बट्टा विलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या, यही बात है ना। मोल अंश क्या होंगे? इसके मोलों की संख्या बट्टा इस विलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या, मोल अंश आ गया। और वाह, तो बड़ा इजी है ना, लगा नहीं था ना ये देखकर कि इतना इजी है, बट है। आओ बच्चों परिभाषा हम लिखते हैं। अब आप परिभाषा बराबर लिख सकते हैं, आई होप सबको समझ में आ गया। किसी विलियन में उपस्थित किसी विशेष घटक के मोल अंश किसी विलियन में उपस्थित विशेष घटक के मोल अंश तथा उस विलियन में उपस्थित कुल घटकों के मोल संख्याओं का अनुपात क्या कहलाता है बेटा? मोल अंश कहलाता है। मोल अंश कहलाता है। डन है? एक्स बी का निकालेंगे तो क्या करेंगे बेटा? एन बी अपॉन एन ए प्लस एन। डन? यस मैम, एवरीथिंग इज क्लियर। फटाफट बताओ जल्दी से, यस मैम। ओके, जल्दी से उतारो सारे के सारे, एवरीवन जल्दी बेटा, जितना हो सकता है। चलो ओके। पीपीएम क्या होता है? मान लो कि आपके पानी में 100 ग्राम पानी में 15 पीपीएम है क्लोराइड का, यानी पानी के अंदर 15 ग्राम क्या है? क्लोराइड की मात्रा है ना। पार्ट्स पर मिलियन, सॉरी 100 ग्राम में नहीं, 10 लाख आपके पास पानी के मॉलिक्यूल्स हैं। आपके पास 10 लाख पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, उसमें 15 ग्राम क्या है? क्लोराइड के आयन है। बहुत कम है, 10 लाख में 15 ग्राम तो क्या ही है। आगे बात समझ में? तो जब किसी भी सॉल्यूशन के 10 लाख 10 की घात 6 बार भाग में अगर क्या हो, बहुत कम मात्रा में विलय मौजूद हो, तो उसे हम पार्ट्स पर मिलियन कहते हैं। किसी
परिभाषा क्या होगी बेटा? किसी विलयन के 10⁶ भाग में उपस्थित विलय के भागों की संख्या। क्या कहलाती है? ppm, पार्ट्स पर मिलियन लिखा हुआ है ऊपर। ppm बराबर क्या होगा बेटा? विलय के भागों की संख्या द्रव्यमान के रूप में और आयतन में भी होती है। भार भागों की संख्या बटा विलयन के कुल भागों की संख्या इंटू 10⁻6। क्लियर है? बात समझ में आ गई? यस मैम, क्लियर है सबको? डन डन डन। आ जाओ जी, यहां लिखा हुआ भी है। जल की कठोरता जो होती है जिसमें कैल्शियम बाइकार्बोनेट इतना ppm है, इसका मतलब क्या है कि 16.7 ग्राम कैल्शियम बाइकार्बोनेट 10⁻6 ग्राम भाग में उपस्थित है। 10 लाख भाग में। वायु में विषैली गैसों की मात्रा ppm में ही होती है। आप देखते हैं ना, पार्ट्स पर मिलियन है ना। 213 ppm का मतलब जानते हैं कितना ज्यादा एयर पॉल्यूशन हो रहा है ना। दिल्ली गुड़गांव में तो मैं क्या ही बताऊं, 700 800। हम जहरीली हवा में ही रहते हैं भाई, अब हम जहरीले हो चुके हैं है ना। तो यही बात है, क्या ही बोले। तो 10 ppm मतलब NO गैस का अभिप्राय है कि 10 ग्राम NO गैस 10⁻6 ग्राम वायु में उपस्थित। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप इन सब फैक्ट्स को जरूर नोट डाउन करें, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ जा सकते 2027 में। ओके, चलिए अब आ रहा है कि 11.1 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड 2 किलोग्राम जल में घुला हुआ है। 11.1 कैल्शियम क्लोराइड का भार निकालो भाई। कैल्शियम का कितना होता है? 40 प्लस 35.5 इंटू 2। 40 प्लस कितना हो गया? 35.5 गुणा 2, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 11, 5 दिए 3 दूनी 6 और 1 7, 71.0 कितना हो गया? 40 को जोड़ दो, 0 1 7 और 4 11, 111। डन है, आ गई। यहाँ लिखो 111 इंटू 2, पॉइंट हटाओ 20, यहां से ये कट। मोललता पूछिए कि स्मॉल m बराबर में क्या आ गया बेटा? 1/20 यानी कितना आ गया? 0.05। से यस और नो। 1/2 का मतलब 0.25 होता है, तो 20 का मतलब 0.05 हो गया। दैट्स इट। यहाँ कहीं आंसर दिया है क्या? अरे कैसी बातें कर रहे हैं। 20 का एक बार देखो बच्चों, 20 यहाँ 1 है, यहाँ 0, यहाँ पॉइंट 10 फिर 0, तो क्या आएगा? 20 चौके 100 तो होता है 0.05। चलो यस मैम, ओके डन। चलो राजकुमार, ओके नेक्स्ट टॉपिक इज सोल्यूबिलिटी। विलयता क्या होती है? सारे बच्चे ध्यान से। पानी के अंदर चीनी को घोलो। 100 ग्राम पानी में 25 ग्राम चीनी घुलता है नॉर्मल टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर पर। तो उसे हम क्या कहते हैं? चीनी की पानी में घुलनशीलता। किसी भी विलायक में विलय की मात्रा जितनी घुल सकती है अधिकतम, वही उसकी क्या कहलाती है? विलयता। किसी विलायक में
विलय के घुलने की क्षमता क्या कहलाती है? विलयता कहलाती है। चले लिखे परिभाषा, समझ में आ गई होगी। विलयता क्या होती है? किसी विलायक में, किसी विलायक में विलय की एक निश्चित मात्रा घुलती है। निश्चित मात्रा घुलती है। घुलने की यह प्रक्रिया, घुलने की यह प्रक्रिया क्या कहलाती है बेटा? घुलने की यह प्रक्रिया विलयता कहलाती, क्या कहलाती है? विलयता कहलाती। चले बात समझ में आई? यस मैम। तो विलयता की परिभाषा समझ में आ गई। विलय की मोलों की संख्या बट्टा विलयन का आयतन। विलय के मोलों की संख्या बटा विलयन का आयतन। क्लियर है? बात समझ में आ गई। से सॉल्युबिलिटी डन। एक निश्चित आयतन में जो है कितना घुला हुआ है। चलो बात समझ में आ गई सभी को? से यस और नो? यस मैम। ओके डन। ठोसों की द्रव में विलयता को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। ठोसों की द्रव में विलयता को प्रभावित करने वाले कारक। अब देखो बेटा, जो ठोस है ना, वो उसके अंदर कोई क्या, सॉरी, जो ठोस है वो किसी द्रव में घुलेगा, राइट? तो आपके पास क्या है भाई? एक पात्र है और इस पात्र में आपके पास क्या है भाई? द्रव है। दो स्थिति है बेटा। अब इसके अंदर आपने कोई ठोस डिसॉल्व किया, लाइक चीनी। क्या किया बेटा? चीनी। ठीक है। अब ये चीनी जो है यहां पर जब घुलता है तो क्या होगा? जल्दी से फटाफट फटाफट सारे बच्चे बता देंगे भाई क्या होगा? जल्दी बताओ फटाफट सारे बच्चे, एवरीबॉडी। चले बात समझ में आ गई? तो द्रव जो है उसमें चीनी मिलाया और कहा द्रव क्या है? पानी है। ये पानी जो है नॉर्मली 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर अगर आप 100 ग्राम पानी लें तो उसमें 100 ग्राम पानी लें तो उसमें क्या होगा भाई? 25 ग्राम चीनी घुल सकती है। क्लियर है? बात समझ में आ गई होगी सब बच्चों को। डन। तो यहां कहा कि जब ठोस किसी द्रव में घुलता है तो यहां कई सारे फैक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ताप, दाब, है ना, सांद्रता, सब हो सकता है। अगर हम ताप की बात करें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। ठोसों पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता?
क्योंकि इसमें संपीड्यता नहीं होती। क्लियर है? यहां पर ठोस के ऊपर क्या ही दाब डालोगे, उसके अंदर क्या नहीं है, संपीड्यता नहीं है ना, उसमें क्या नहीं हो सकता है भाई, उसमें प्रेशर लगाओगे तो वो थोड़ी ना अपने आकार में परिवर्तन करेगा, बलून थोड़ी है, गैस थोड़ी है। ठीक है, तो यहां पर ताप का इफेक्ट है। ताप में दो चीजें देखेंगे, ऊष्मा छेपी है या फिर ऊष्मा शोषी है। ठीक है, ऊष्मा छेपी है या ऊष्मा शोषी है। ऊष्मा छेपी है तो विलेयता ताप के बढ़ाने पर क्या होगी, ताप बढ़ने पर विलेयता घटती है। क्या होती है भाई, ताप के बढ़ने पर सॉल्युबिलिटी घटती है। ऊष्मा शोषी है तो ताप बढ़ने पर सॉल्युबिलिटी भी बढ़ती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप देखेंगे तो ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। चलो, सांद्रता, अब कंसंट्रेशन, जितनी जिसकी जितनी क्षमता है ना, कि द्रव में ठोस की मात्रा कितनी मिल रही है, एक निश्चित मात्रा तक ही क्या हो सकते हैं भाई, घुल सकते हैं। डन है, कोई दिक्कत कोई परेशानी बिल्कुल भी नहीं। तो ये वाला टॉपिक आपको एकदम क्लियर होना चाहिए कि विलेयता जो है उसमें ताप, ठोसों के लिए ताप इफेक्टेड होता है, दाब नहीं, पर गैसों में दाब इफेक्टेड होता है। अब आता है बच्चों द्रवीय विलयनों का वाष्प दाब। जरा ध्यान से इस बात को समझना है और समझकर ये जानना है कि हमें द्रवीय विलयन है। तो देखो बच्चों, थोड़ा ध्यान से देखो, सारे बच्चे थोड़ी सी इस बात को गौर फरमाएं कि हमने विलेयता का कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना। विलेयता में अपने पास क्या देखी भाई, द्रवीय विलयन देखा है ना। ध्यान से, विलेयता, और ये विलेयता किसमें, द्रवीय विलयन में। ठीक, अब द्रवीय जो विलयन है वो दो तरह के, तीन तरह के, ठोस प्लस द्रव, द्रव प्लस द्रव, द्रव प्लस गैस। ठीक, ठोस प्लस द्रव ये हम अभी पढ़े हैं, लेकिन हम आगे भी पढ़ेंगे। ये हमें जो है राउल्ट के नियम से एक्सप्लेनेशन देगा, और यहां पर ये ठोस प्लस द्रव में अवाष्पशीलता आएगी, वो हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। ठीक, द्रव प्लस द्रव ये भी राउल्ट का नियम ही बताएगा, ये भी हम वहीं पर पढ़ेंगे अभी राउल्ट के नियम में, पर ये वाष्पशीलता के कंसेप्ट में आएगा। ठीक, और यहां पर द्रव प्लस गैस जो कि हेनरी बताएगा। बात समझ में आई? यानी आपने विलेयता पढ़ी, किसी विलायक में विलय के घुलने की क्षमता क्या कहलाती है, सोल्युबिलिटी कहलाती है। ये सोल्युबिलिटी आपको द्रवीय सॉल्यूशन में ही पढ़ना है। ठीक है, अब द्रवीय सॉल्यूशन में आपके पास तीन प्रकार की चॉइस है, ठोस, द्रव और गैस। ठोस मिलाया तो वो अवाष्पशील, द्रव मिलाया तो वो वाष्पशील। अवाष्पशील और वाष्पशील कौन समझाएगा, राउल्ट। जबकि वहीं पर अगर मैं द्रव प्लस गैस की बात करूं तो कौन समझाएगा, हेनरी। राइट, तो द्रव का द्रव के साथ यदि बात की जाए तो सबसे पहले यहां पर यही चीज समझ में आती है कि द्रवीय विलयनों का जो वाष्प दाब है वो कहां समझ में आता है, कौन समझाता है। तो बताया गया कि सबसे पहले अगर द्रवीय विलयनों का वाष्प दाब कहें तो हम कहते हैं किसी द्रवीय विलयन में, किसी द्रवीय विलयन में, किसी द्रवीय विलयन में वाष्पशील कणों द्वारा
वाष्पशील कणों द्वारा द्रव की सतह पर डाला गया दाब क्या कहलाता है बेटा? वाष्प दाब कहलाता है। डन है? यस मैम। ये कह रहा है कि पात्र है, इसमें द्रव है, द्रवीय सॉल्यूशन है, दोनों द्रव है, तो इसमें जो वाष्पशील कण होंगे बेटा, वो इस सतह पर क्या लगाएंगे? एक दाब डालेंगे। द्रव की सतह पर ही वाष्पशील कणों द्वारा डाला गया दाब क्या कहलाता है बेटा? वाष्प दाब कहलाता है। क्लियर है? बात समझ में आ गई एकदम? यस मैम। तो ये था द्रवीय विलयनों का वाष्प दाब। डन है? यस मैम। अब आ जाता है राउल्ट का नियम। हमारा हेनरी नियम आई थिंक रह गया है, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, जिसमें द्रवीय विलयन, बट आज हम राउल्ट का नियम पढ़ लेते हैं ताकि आपको वो चीज समझ में आ जाए। राउल्ट के नियम में दो कंडीशंस हैं बच्चों, वाष्पशील भी है और अवाष्पशील भी है। ध्यान दें, वाष्पशील और अवाष्पशील। ठीक, तो वाष्पशील में क्या होगा? राउल्ट का नियम क्या होता है? किसी वाष्पशील द्रवीय विलयन में उपस्थित, क्या भाई? किसी वाष्पशील द्रवीय विलयन में उपस्थित घटकों का मोल अंश उन घटकों के द्वारा डाले गए वाष्प दाब के समानुपाती होता है या आंशिक दाब के समानुपाती होता है। आपको यहां मैं समझा देती हूँ। ये पात्र है बेटा, इसके अंदर दो घटक है ए और बी। इन दोनों वाष्पशील घटकों का, या किसी द्रवीय विलयन में वाष्पशील है, ये दोनों वाष्पशील घटकों का वाष्प दाब या आंशिक वाष्प दाब उन घटकों के मोल अंशों के बराबर होता है। यानी कि इसका वाष्प दाब Pa हुआ, इसका Pb हुआ, तो इसका वाष्प दाब इसी के घटक या मोल अंश के बराबर होगा। समझ आ गया? यस मैम। तो आइए क्या लिखते हैं? राउल्ट के नियम के अनुसार, राउल्ट के नियम के अनुसार किसी वाष्पशील द्रवीय विलयन में उपस्थित घटकों का आंशिक वाष्प दाब लाइक Pa या Pb उसी के या उसी उन्हीं के मोल अंशों के समानुपाती होता है। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल Pa समानुपाती X से, Pb समानुपाती X। डन है? यस मैम। और यही अगर अवाष्पशील बात करें तो इसमें राउल्ट के नियम के अनुसार किसी अवाष्पशील
विलयन में वाष्पशील घटक का आंशिक वाष्प दाब उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। अंश के समानुपाती ये हम वो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनयन क्वथनांक उन्नयन वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहां पर मान लो आपके पास में Pa Pb है, तो ये है अवाष्पशील, तो इसका तो दाब होगा ही नहीं, तो यहां समानुपाती केवल क्या आएगा, दैट्स इट। जो अवाष्पशील है उसका क्या वाष्प दाब हो ही नहीं सकता, यह अवाष्पशील घटक मिलाया हुआ है तभी तो अवाष्पशील विलयन है। राउल्ट ने इसके लिए भी दिया और इसके लिए भी दिया। क्लियर होगी बात, समझ में आ गई? यस मैम, ओके डन। तो अब हम यहां पर वाष्पशील कण की बात करेंगे, वाष्पशील विलयन की बात करेंगे बेटा। ठीक है, अब वाष्पशील विलयन में भी क्या होता है राजकुमार, ध्यान देने वाली बात है, थोड़ा सा समझो ताकि आपको चीजें क्लियर समझ में आ जाए। हर बच्चा है ना, ध्यान से समझना इस बात को कि आपके पास एक पात्र है बेटा, इस पात्र में दो घटक हैं, बिल्कुल है मैम, ए और बी। मान लो एक घटक का वाष्प दाब कम है और बी का वाष्प दाब ज्यादा है दोनों वाष्पशील, दोनों वाष्पशील है, पर फिर भी एक का कम है एक का ज्यादा माना है। क्या इसे आप प्रैक्टिकली सिद्ध कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं, करें। आइए आप ही के सामने शुरू करते हैं। राउल्ट के नियम से, राउल्ट के नियम से क्या करेंगे भाई, Pa समानुपाती x से, Pb समानुपाती xb। इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, Pa बराबर P नॉट A x A, Pb बराबर P नॉट B x B। ठीक है मैम, यहां पर ये क्या है, Pa और Pb क्या है बेटा, घटक, घटकों का मोल वाष्प दाब। ठीक है, P नॉट A P नॉट B क्या है मैम, शुद्ध अवस्था में, शुद्ध अवस्था में घटकों का वाष्प दाब। मैम x से xb क्या है, घटकों का मोल अंश। ठीक है, बात समझ में आ गई? यस मैम। तो ये हो गई समीकरण 1, ये हो गई समीकरण 2। बच्चों ध्यान से देखना, डाल्टन के अनुसार कुल दाब क्या होता है बच्चों, P बराबर Pa प्लस Pb। ठीक है, तो यहां हम P बराबर समीकरण 1 और 2 से मान लिख लो, समीकरण 1 व 2 से मान रखने पर क्या करेंगे, P बराबर P नॉट A x A प्लस P नॉट B x B। ठीक, माना है। अब यहां पर हम सब जानते हैं कि मोल अंश जो होते हैं, मोल भिन्नों का योग सदैव 1 होता है, यानी एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर क्या होता है बेटे, 1 होता है। तो एक्स ए बराबर हम ये लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स बी। यस मैम, लिखो भाई। P बराबर हमने लिख दिया P नॉट A 1 माइनस एक्स बी प्लस P नॉट B एक्स बी। इसे हम लिख सकते हैं P नॉट A माइनस P नॉट A एक्स बी प्लस P नॉट B एक्स बी।
इसे मैं ऐसे लिख सकती हूँ पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी माइनस पी नॉट ए एक्स बी। कोई दिक्कत नहीं। पी नॉट ए प्लस एक्स बी, सॉरी कॉमन आ गया एक्स बी, पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए। देखो बच्चों ध्यान से देखना, माइनस में क्या आ रहा है, पी नॉट ए, तो पी नॉट ए का वाष्प दाब क्या है, क्लियर है, हो गया सिद्ध। यस मैम। तो सारे बच्चे इस चीज को अच्छे से नोट डाउन करेंगे कि शुद्ध अवस्था में भी, वाष्पशील अवस्था में भी एक का वाष्प दाब कम होता है और बी का, एक का ज्यादा और एक का कम। पानी और एथेनॉल को लो तो पानी का वाष्प दाब ज्यादा है एथेनॉल की तुलना, दोनों ही वाष्पशील है फिर भी। डन? यस मैम। ओके, फिर आते हैं बच्चों आदर्श और अनादर्श विलयन। जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं वो आदर्श, जो नहीं करते वो अनादर्श। तो राउल्ट के नियम का जो पालन करते हैं वो आदर्श विलयन होते हैं, तो ये आप देख पा रहे हैं, ये हम अभी आपको सिखाए हैं। जो नहीं पालन करते वो अनादर्श। आदर्श विलयन में कोई एंथैल्पी परिवर्तन नहीं होता, कोई आयतन परिवर्तन नहीं होता, कुछ नहीं होता, सबका मान 0 होता है। और यहाँ पर परिवर्तन होता है ना, एंथैल्पी भी 0 बट यहाँ इज नॉट इक्वल टू 0। एग्जाम्पल सबसे इंपॉर्टेंट है जो कि आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अनहेक्सेन, अनहेप्टेन, मेथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, राइट। ये एग्जाम्पल से नीट में भी प्रश्न आएंगे और बोर्ड्स में भी क्वेश्चंस जरूर आते हैं। क्लियर? यस मैम। अब आता है धनात्मक ऋणात्मक, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे। ओके चलिए, तो यहाँ पर आज के सेशन में बस इतना ही। आज की क्लास आपको कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इस क्लास का पीडीएफ यदि आपको चाहिए तो प्लीज आप यहाँ पर स्कैन कीजिए और आप तुरंत टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे। वहीं पर आप मुझे यहाँ भी फॉलो कर सकते हैं कैम विद पूनम पर, और फेसबुक पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। हर बच्चा जितना हो सके शेयर करो, इस फैमिली को बड़ा बनाओ, ये आपकी अपनी फैमिली है। ओके, तो चलिए बच्चों आज का सेशन बस इतना ही। जितना हो सकता है कोशिश कीजिए, पढ़ते रहिए, मेहनत कीजिए, एक दिन मंजिल मिल ही जाएगी, है ना। ना थक कर बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो मिलते हैं फिर, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।